अस्सलाम वालेकुम, मैं आयशा आसिफ मलिक एक बार फिर आपके साथ मौजूद हूँ अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिन अपडेट्स या डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, उसका एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ध्रुव राठी की और पियर्स मॉर्गन के इंटरव्यू की, जिसमें बरखा दत्त और हिना रब्बानी खैर मौजूद थी, पाकिस्तान और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्या माहौल रहा उस इंटरव्यू का, इस पर डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। सबसे पहले तो एक झूठी खबर की बात कर लेते हैं। दोबारा से सोशल मीडिया पे ये झूठी खबर फैलाई जा रही है इंडिया की तरफ से कि सरगोदा के करीब पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसिड हैं उनको हिट किया गया है और वहाँ से शायद कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। DGISPR इस बात को पहले ही बता चुके हैं, इसकी तरदीद कर चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक नहीं हो रहा है इस वक्त। इसके साथ साथ जो एक इंटरनेशनल अथॉरिटी है न्यूक्लियर एसिड्स की, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसने भी इस बात को कंफर्म किया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और पाकिस्तान में इस किस्म की कोई रेडिएशन लीक नहीं है। कल टाइम्स ऑफ इंडिया, जो इनका एक टॉप का न्यूज़पेपर है, उसने भी ये वेरीफाइड खबर चलाई है कि पाकिस्तान में किसी किस्म की जो न्यूक्लियर एसिड है उससे कोई रेडिएशन लीक नहीं है। क्योंकि ये चीज़ जो है, ये इस बात को जो इंटरनेशनल अथॉरिटी है, इंटरनेशनल वॉच डॉग्स हैं, उन्होंने इसको कंफर्म किया है। आप भी इस बात में आने से गुरेज करें, झूठी खबरों को फैलाने से गुरेज करें और पाकिस्तानी कौम को दोबारा से एक खौफ की तरफ जो धकेला जा रहा है, उससे लाजमी बचें। अब बात कर लेते हैं ध्रुव राठी की कि ध्रुव राठी ने रातों रात पलटा कैसे खा लिया। उसकी हकीकत भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये बात कर लेते हैं कि ध्रुव राठी हैं कौन और इन्होंने किया क्या है। ध्रुव राठी ना तो कोई पॉलिटिशियन है और ना ही ये कोई जर्नलिस्ट है या एनालिस्ट है। ये एक कंटेंट क्रिएटर है, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं जिसमें AI का इस्तेमाल करते हैं और इनकी वीडियोस के मिलियंस में व्यूज जाते हैं। अच्छा, ध्रुव राठी ने जो इंडियन मीडिया था, सबसे पहला नाम उनको गोदी मीडिया का ध्रुव राठी ने दिया था और ये सारा वक्त ये बात कोट करते आ रहे थे कि इंडियन मीडिया किस कदर झूठ बोल रहा है और जो नरेंद्र मोदी है वो किस तरह से एक एक्सट्रीमिज्म फैलाते हुए नजर आ रहे हैं और एक गलत नैरेटिव पे पाकिस्तान के साथ जो है उन्होंने जंग वाला माहौल क्रिएट किया और जंग स्टार्ट की। अचानक से रातों रात उनको ये धमकी मिली कि उनका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया जाएगा। शायद यही उनका वाहिद ज़रिया मुआश है। तो इसके अलावा अगर जान की धमकी मिली हो तो हमें नहीं पता, लेकिन RSS की हिट लिस्ट पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं। करीना कपूर, आमिर खान, इंडियन जर्नलिस्ट, इंडियन फौजी, इसके अलावा नरेंद्र मोदी खुद भी इस वक्त RSS की हिट लिस्ट पे नजर आते हैं। वो इस हवाले से कि वो RSS सख्त नाराज है नरेंद्र मोदी के सीज फायर के फैसले से, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का फैसला किस लिए एक्सेप्ट कर लिया गया। जो रिसेंट इनकी आला क़यादत की एक मीटिंग हुई है बीजेपी की, उसमें नरेंद्र मोदी को इनवाइट तक नहीं किया गया। इसका रीज़न ये नज़र आ रहा है कि बीजेपी नरेंद्र मोदी को हटाती हुई नज़र आ रही है ओहदे से और इस सारे वाक़ये के बाद नरेंद्र मोदी पे एतबार करना शायद बीजेपी के लिए अब मुमकिन नहीं रहा। इसके साथ-साथ RSS, जो कि एक इंडियन शिद्दत पसंद तंज़ीम है, जो हिंदुत्व की जो कॉन्सेप्ट है उस पे बिलीव करती है। हिंदू RSS का बीजेपी के साथ बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता है और बीजेपी एक तरह से यूँ लगता है कि RSS ही बीजेपी को कंट्रोल कर रही है। जो पुलवामा वाला वाक़या हुआ था वो भी और पहलगाम वाला वाक़या भी एक ड्रामा लगता है, एक ड्रामा है और ये ड्रामा बहुत ही ध्यान से हालात और वाक़यात को अपने मद्देनज़र रखते हुए और ख़ास तौर पे टाइम को देखते हुए कि जिस टाइम अमरीकी नायब सदर इंडिया में मौजूद थे, उस वक़्त ये ड्रामा किया गया। लेकिन इस ड्रामे की एग्ज़ीक्यूशन में, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, बहुत सारे झोल हैं। तो इतने बेहतरीन तरीके से इस ड्रामे को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सके और अपनी इंटरनल इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी के फेलियर को पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा के पाकिस्तान पे जो उसकी सॉवरेनिटी हमला किया गया, पाकिस्तान ने अपने डिफेंस में उसका भरपूर जवाब दिया। अच्छा, अब हुआ ये कि RSS ने जब बहुत से लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट किया तो उसमें ध्रुव राठी का सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया गया, जिसके बाद अपने चैनल को बचाने के लिए या फिर अपनी जान को बचाने के लिए ध्रुव राठी ने एक फ्लिप मारा और अचानक से वो इंडियन मीडिया की बात
नैरेटिव फैलाते हुए नज़र आए। उन्होंने एक अजीब-सी वीडियो बनाई जिसमें एपीएस अटैक और पता नहीं क्या कुछ शामिल करके पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया गया कि वो टेररिस्ट कुव्वतों को पनाह दे रहा है और टेररिस्ट बना रहा है। और इसके साथ-साथ ये भी कहा उन्होंने अपनी वीडियो में कि एफएटीएफ जो है उसको पाकिस्तान ने बेवकूफ़ बना दिया। ध्रुव राठी मुझे लगता है कि बिल्कुल शायद थोड़ा-सा अगर रिसर्च कर लेते प्रोग्राम बनाने से पहले, तो उनको अपने प्रोग्राम में अपने ही एआई मास्टर क्लासेस की ऐड नहीं चलाने पड़ते। दूसरी बात ये है कि उनको ये पता होता कि बेसिकली एफएटीएफ जो है ना वो पाकिस्तान का गुलाम तो है नहीं, और एफएटीएफ जिस तरह से काम करता है, एफएटीएफ की क्रेडिबिलिटी को और उसकी वर्किंग को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ध्रुव राठी आपको ये क्वेश्चन ना एफएटीएफ को डायरेक्ट कर लेना चाहिए। तो अब मामला ये है कि इंडिया में जितने भी इनके टॉप के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, एंकर्स हैं, जिनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, तो वो इंडियन ज़ाहिर है कि एक झूठा नैरेटिव फैलाते हुए नज़र भी आते हैं, शायद अपनी जान का खतरा होगा उनको। और इसके साथ-साथ अब इंडिया में डोनाल्ड ट्रंप को दिल भर के गालियाँ दी जा रही हैं हर तरह से। सबसे पहले ये शुरुआत अर्नब गोस्वामी और ये गौरव आर्या ने की थी, लेकिन उसके बाद शायद इंडिया की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से उनको थोड़ा-सा उनका पेच टाइट किया गया कि ये बकवास नहीं करनी है, तो वहाँ पे फिर उन्होंने अपना आप रोक लिया, अपनी ज़ुबानें रोकी। गौरव आर्या और अर्नब गोस्वामी जिस किस्म की रिपोर्टिंग या खबरें फैलाते हैं या बात करते हैं, वो बात एक पढ़ा-लिखा इंसान तो नहीं सुन सकता। मेरा ख़्याल है मिर्च मसाला लगा के अगर ये इस तरह का कंटेंट बेच सकते हैं, तो वो सिर्फ़ उनकी भारतीय अवाम है जो एक ज़हर की आदी हो चुकी है, जिनको ये रोज़ ज़हर के टीके लगाते हैं अपनी ज़ुबानों से निकाल-निकाल के। तो ये इंडियन अवाम का हाल इन्होंने जो कर दिया है, इंडियन अवाम अभी इस काबिल नहीं है कि वो दुनिया में किसी दूसरे मुल्क से, किसी दूसरी कौम से दोस्ताना रवैया रख सके। या अमेरिका के साथ या इज़राइल के साथ दोस्ताना रवैया इसलिए है कि इंडिया को सपोर्ट करते हुए अब इंडिया को कोई नज़र नहीं आ रहा। तो जैसे हम एक मिसाल सुनते हैं कि चोर का भाई जेब कतरा, तो इंडिया को सपोर्ट करते हुए इज़राइल नज़र आता है। इज़राइल वो इज़राइल जिसने फ़लस्तीन में इंसानी हकूक़ की पामाली को एक मिसाल बना दिया। यूनाइटेड नेशन की तरफ से क्रिटिसिज़्म हुआ, आईसीसी की तरफ से वारंट्स निकल गए, लेकिन क्योंकि एक बात की गई थी, कायदे-आज़म ये बात कहे गए थे कि पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा, इसराइल मग़रिब की नाजायज़ औलाद है। तो अमेरिका और सिर्फ़ उस नाजायज़ औलाद की सरपरस्ती या पुष्ट-पनाही करते हुए नज़र आता है। अब बात कर लेते हैं पियर्स मॉर्गन के इंटरव्यू के बारे में, जिसमें पाकिस्तान से हिना रब्बानी खर और शहज़ाद गयास शामिल थे, और भारत की तरफ से इसमें बरखा दत्त और रणवीर अलाहाबादी है कोई, वो शामिल थे। अच्छा, जहाँ तक अपीयरेंस की बात करूँ, सब बड़े नॉर्मल लग रहे थे सिवाय रणवीर के, क्योंकि रणवीर वहाँ पे टक्सीडो पहन के आए हुए थे। शायद वो अपने आप को 007 का कोई जेम्स बॉन्ड समझ रहे थे कि शायद नई सीरीज़ के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो, कि कोई उनको देख ले तो शायद उनको जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर के लिए कॉन्टैक्ट कर ले, या जिस पे अभी दुनिया हँस रही है और मीम्स बन रहे हैं। जब आप एक इंटरनेशनल फोरम पे होते हैं, वहाँ पे ये एथिक्स बहुत मैटर करती है। जब हिना रब्बानी खैर बात कर रही थी या शहज़ाद गयास बात कर रहे थे, तो ये इन दोनों इतने बदतमीज़ और इतने अनएथिकल लोग वहाँ बैठे हुए थे। बरखा दत्त को भी कोई तमीज़ नहीं थी, वो डोरा की तरह मुँह बना रही थी। ये डोरा नाम भी शहज़ाद गयास का दिया हुआ है, जिसको मैं बहुत एप्रिशिएट करती हूँ कि बिल्कुल सही नाम दिया था। वो डोरा बन के वहाँ आई हुई थी, बाल उन्होंने इस तरह से सामने रखे हुए थे, और हरकतें भी कोई अजीबो-गरीब हरकतें थी। मुझे ऐसे लग नहीं रहा था कि मैं किसी सेन यानी कि होशमंद इंसान को देख रही हूँ। बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि शायद या तो कोई नशा करके आए या फिर किसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, या इनके ऊपर इतना प्रेशर है कि वो एक नॉर्मल इंसान वाली हरकतें नहीं कर पा रहे। इंटरव्यू के दौरान मुस्तकिल इंटरप्शन, हिरा रब्बानी खर को, शहज़ाद गयास को, इसके साथ-साथ दूसरी जो बदतमीज़ी ये लोग कर रहे थे वहाँ बैठ के, वो ये कर रहे थे कि मुस्तकिल अजीबो-गरीब सी शक्लें बना रहे थे। अगर वो बात कर रहे हैं, एक गेस्ट बात कर रहा है, तो सामने से दूसरा गेस्ट अजीबो-गरीब शक्लें बना रहा है, तो सोचिए वो जो इंटरव्यू है, उस इंटरव्यू का क्या माहौल होगा। सेकंड चीज़ है वो ये है कि शहज़ाद गयास ने बहुत ही ऑन स्पॉट बातें की और पाकिस्तान का नैरेटिव बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसके साथ-साथ हिना रब्बानी खर को भी मैं एप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि हिना रब्बानी खर के पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है फॉर बीइंग इन द गवर्नमेंट, फॉर बीइंग डेज़िग्नेटेड, तो उन्होंने भी बहुत ही तरीके से पाकिस्तान का नैरेटिव सामने रखा। बहरहाल ये एक कामयाब इंटरव्यू इसलिए मैं नहीं कहूँगी क्योंकि एक कैटेगरी या लेवल से अलग लोग वहाँ बैठे हुए थे। शहज़ाद गयास ने एक बात और की जो मुझे बड़ी मज़े की लगी, वो बात ये थी कि इस इंडिया-पाक जंग की सूरत-ए-हाल में बरक़त जिस तरह की रिपोर्टिंग करती रही हैं, उनकी रिपोर्टिंग का और बरक़त दर्द की जो क्रेडिबिलिटी है, वो राफ़ेल से भी तेज़ी से ज़मीन बोस हो गई है, यानी कि डिस्ट्रॉयड हो गई है। एक और टारगेट को उन्होंने निशाना मार के ना अचीव किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना ख़्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।